कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। शनाइल पैलेस। कांची जब नीचे आई तो लिविंग एरिया में अमृता जी को बैठे देखा। अमृता जी को देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अमृता जी के पास जाकर अमृता जी के गले लगते हुए कहा, मामा आपने बताया नहीं आप आने वाली है। अमृता जी अपनी बेटी के फोरहेड पर किस करते हुए कांची से कहा, अब अपनी रसमलाई से मिलने के लिए उसे बताना पड़ेगा कि उसकी मामा उससे मिलना चाहती है। कांची अमृता जी के सीने से लगे हुए अमृता जी से कहा, नहीं मामा ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताई काव्या कैसी है? अमृता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बिल्कुल ठीक है। कांग्रेचुलेशन रसमलाई, तुम मामा बनने वाली हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ रही है। वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम्हें तो ट्रेडिशनल सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो आज ये सूट कैसे पहन लिया है? लगता है किसी के प्यार का असर हो रहा है तुम पर। कांची अपने मामा को घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आपके सिरफिरे बेटे ने मेरे सारे कपड़े का कचूमर बना दिया है, इसलिए मजबूरन मुझे यही पहनना पड़ा। अमृता जी मुस्कुराने लगी। कांची अमृता जी के पास से उठकर अपने डैड के पास जाकर अपने डैड के गले लगते हुए प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग डैड। मेजर राम अपनी बेटी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लाडो। अब आपकी तबीयत कैसी है? कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है डैड। डैड चलिए ना कुछ खाते हैं। स्वीट हार्ट कुछ नहीं, बहुत कुछ खाते हैं। कांची ने जब उसे आवाज की तरफ देखा तो शौर्य में गेट से अंदर आ रहा था। शौर्य को देखकर कांची हैरान हो गई। वह सवालिया नजरों से शौर्य को देखने लगी। शौर्य उसकी नजरों को समझते हुए कांची से कहा, देखो तुम मेरे डार्लिंग की वाइफ हो, इसका मतलब मेरी सौतन हुई। अब मैं तुम्हें सौतन बुलाऊं तो अच्छा थोड़ी लगता, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें स्वीट हार्ट ही बुलाता हूँ। तुम ये सोच रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो इस घर में मेरी वाइफ भी रहती है, इसलिए मैं इस घर में घर जमाई बनके रह रहा हूँ। कांची को शौर्य की एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वह शौर्य को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे शौर्य कोई पागल हो। तभी निधि जो सीढ़ियों से उतर रही थी, शौर्य को लिविंग एरिया में देखकर वह भी शॉक्ड हो गई। वह जल्दी से लिविंग एरिया में आते हुए शौर्य को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य निधि को देखते हुए कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है? मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। लिटिल गर्ल, अगर तुम्हारा मायके से दिल भर गया हो तो ससुराल चलने की तैयारी कर लो। बहुत हो गई तुम्हारी छुट्टी। देखो मैं कितना पतला हो गया हूँ। मैं कब तक दूसरों के घर खाता रहूंगा जब मेरी खुद की बीवी है। अब मेरे साथ चुपचाप से घर चलो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। कांची, मेजर राम, अमृता जी तीनों ही उसे बड़ी बड़ी आंखें कर देखने लगे। तीनों की नजरें अपने ऊपर महसूस होते ही निधि ने अपनी नजरें झुका ली। शौर्य निधि को ऐसे देखकर निधि के पास जाकर निधि के हाथ को पकड़ते हुए कहा, आप लोग मेरी वाइफ को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो? वो कोई क्रिमिनल नहीं है। वो निधि शौर्य माथुर है, तो प्यार से देखे। एक काम करिए, देखिए मेरी बीवी को नजर लग जाएगी। निधि हैरानी से शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने निधि को आंख मार दी तो उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और खुद में बड़बड़ाई टपोरी। कांची उन दोनों के पास आकर कहा, क्या तुम दोनों ने कोई नशा किया है? ये सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हो? शौर्य निधि को छोड़कर कांची के साइड में आकर कांची के गले में अपनी बाहें को डालते हुए कहा, स्वीट हार्ट में मजाक नहीं करता। तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, हम दोनों ने वाकई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की फोटोकॉपी तुम्हें सेंड कर दूंगा। कांची उसके हाथ को अपने गर्दन से निकालकर झटकते हुए कहा, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? शौर्य ने मुंह बनाते हुए कहा। खड़ूस। कांची अपनी आंखें छोटी करके शौर्य को देखने लगी तो शौर्य ने कहा,
इस टॉपिक पर बाद में बहस करते हैं, अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। एक और बात, मेरी डार्लिंग का ऑर्डर है कि मैं उसकी वाइफ को एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट कराऊं, तो मैं अपने डार्लिंग का ऑर्डर पूरा करने आया हूं, तो चलिए मैडम, आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी है। कांची मुस्कुराने लगी। ये शौर्य वाकई पहले वाले शौर्य से बहुत अलग था। वो सभी एक साथ उठकर डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। वो जब डाइनिंग एरिया में आए तो वहां का नज़ारा देख हैरान हो गए, क्योंकि पूरा डाइनिंग एरिया रोज और रेड बैलून से सजाया गया था। वो डाइनिंग एरिया दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। डाइनिंग टेबल पर डिफरेंट डिशेज रखी थी। डाइनिंग टेबल के चारों तरफ 4 शेफ खड़ी थी, जिनके हाथों में भी डिशेज थी। अमृता जी और मेजर राम ने कांची को देखते हुए एक साथ कहा, हाँ, कोई अपनी जानम को स्पेशल फील करा रहा है। कांची बारी बारी दोनों को घूरते हुए कहा, अगर आप दोनों का मुझे टीनेजर्स की तरह छेड़ना हो गया हो तो ब्रेकफास्ट करें, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। शौर्य कांची के लिए एक चेयर खींचते हुए कहा, बैठे मैडम। कांची मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गई। शौर्य ने दूसरी चेयर खींचकर निधि की तरफ देखते हुए कहा, चले वाइफी, आप भी बैठ जाइए। क्या याद करेगी कि आपका इतना लविंग हस्बैंड है। निधि मुंह बनाते हुए चेयर पर बैठ गई। अमृता जी और मेजर राम भी बैठ गए। कांची जैसे ही अपने प्लेट में पास्ता निकालने को हुई तो शेफ ने कांची को, मैम आप सुबह सुबह इतना ऑयली ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। ये ब्रेकफास्ट बाकी सब के लिए, आपके लिए है, आपका अलग से ब्रेकफास्ट बनाया गया है। इतना कहकर उन्होंने कांची के सामने एक जूस का बड़ा सा ग्लास रखा और एक प्लेट रखी जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे थे। एक तरफ दलिया थी। कांची को बाकी सब ब्रेकफास्ट देखकर अपना ब्रेकफास्ट देख रोना आने लगा। उसने रोनी सी सूरत बनाकर छोटे बच्चे की तरह कहा, डैड मैंने यह नहीं खाना, मैंने यह पास्ता खाना है, मेरा कुछ तीखा कुछ चटपटा खाना है, यह उबली दलिया नहीं खानी। मेजर राम ने कांची से कहा, बेटा ये डाइट डॉक्टर ने सजेस्ट की है, इसलिए आपको यही खाना होगा। कांची ने जिद करते हुए कहा, लेकिन डैड मुझे यह नहीं खाना। कांची को आज पहली बार इस तरह बच्चों की तरह जिद करते देखकर सभी मुस्कुराने लगे। उनकी पहले वाली कांची अपने बच्चों के साथ वापस लौट रही थी। तभी पीछे से काव्यांश ने आते हुए कहा, जानम क्या तुम चाहती हो कि मैं कल रात की तरह तुमसे ये शेयर करके खाऊं? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूं। काव्यांश की डबल मीनिंग बातों सुन कांची के गाल लाला होने लगे। उसकी हार्टबीट फिर से बढ़ने लगी तो वह काव्यांश को घूरने लगी। काव्यांश कांची की साइड वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ने उसे विश किया तो उसने जूस को उठाकर कांची के होंठों के तरफ करते हुए कहा, चलो अच्छी बच्ची की तरह ये जूस पिलो और ब्रेकफास्ट फिनिश करो, फिर हमें ऑफिस जाना है। कांची कंटिन्यू काव्यांश को घूर रही थी तो काव्यांश कांची के होंठों से जूस को लगाते हुए कहा, जानम मैं यही रहूंगा, दिल भरकर घूरना, पहले जूस फिनिश करो। कांची जूस को पीने लगी। उन दोनों के बीच के प्यार और केयर को वह चारों बैठे ब्रेकफास्ट करते हुए एंजॉय कर रहे थे। शौर्य निधि के कान के पास झुकते कहा, देखो ऐसी होती है बीवी को अपने हस्बैंड की हर बात माने। निधि शौर्य को घूरते हुए टेबल के नीचे से अपने से शौर्य के पैर पर किक मारी। शौर्य की चीख निकलती उससे पहले उसकी मुंह में बॉयल एग ठूस दिया। वो अपनी आंखें छोटी कर निधि को घूरने लगा तो निधि ने अपनी भावेऊ चका दिए। माथुर हवेली। आन्या रेडी होकर बैठी थी, वह बार बार अपने फोन पर देख रही थी। शायद वो किसी के फोन का इंतजार कर रही थी। उसने मैसेज किया, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तभी सामने वाले ने रिप्लाई किया, मर जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता जिसके डैड एक क्रिमिनल हो, जो कुछ दिन किसी लड़के की कैद में रह कर आई हो। क्या भरोसा तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारे डैड का दुश्मन तुम्हें दोबारा उठा ले, तब मैं क्या करूंगा? मैं एक सिंपल इंसान हूं और सिंपल लाइफ जीना चाहता हूं।
मैं तुमसे ऑनलाइन की दुनिया मिला था, मुझे तुम अच्छी लगी थी, लेकिन तुमने कभी मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया। मिस आन्या ठाकुर, प्यार झूठ से नहीं सच से शुरू होता है। जिस प्यार की नींव झूठ से रखी होती है उनके कभी महल नहीं बनते बल्कि खंडा हो जाते। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। उस मैसेज को पढ़कर आन्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कहीं न कहीं उसकी गलती थी। जब भी वह शख्स उससे उसके बारे में पूछता तो आन्या कोई एक्सक्यूज देकर बात बदल देती थी और आज उसका अंजाम ये निकला। उसने रोते हुए लिखा, अगर मेरे झूठ की सजा मेरी मौत है तो मुझे मंजूर है वी, क्योंकि मैंने तुम्हें दिल से चाहा था और हमेशा चाहती रहूंगी। इतना लिखकर उसने मैसेज को सेंड कर दिया और उठकर एक बार खुद को आईने में देखा और रूम से बाहर चली गई। मुंबई बार। रेखा बार स्टेज पर नाच रही थी कि तभी उस बार का एक आदमी ने आकर उससे कहा, ए रेखा, तेरे को कोई आदमी कोने में बुला रहा है, जा देख क्या काम है उसे तेरे से। रेखा बार स्टेज से उतरकर अपनी कमर को मटकाए हुए उसी कोने में आए जहां उस आदमी ने बताया था। उस कोने में काफी अंधेरा था। रेखा ने अपने तरफ पीठ करके खड़े हुए आदमी को देखते हुए कहा, क्या हुआ साहेब, क्या बात करनी है? और तू इतने अंधेरे में काय को खड़ा है, बता ये रेखा तेरी कैसे मदद कर सकती है? वह आदमी जब पलटा तो रेखा की आंखें हैरानी से फैल गई। वह जल्दी से अपने घुटने पर बैठते हुए कहा, बॉस आप यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? आर के ने रेखा को देख कड़क आवाज में कहा, ये सब छोड़ो, तुम्हें कल उदयपुर के लिए निकलना है। रेखा हैरानी से आर के को देखते हुए पूछा, लेकिन क्यों बॉस? आर के ने कहा, तुम्हें काव्यांश की जानम के बच्चे को उसकी कोख में मारना है और यह काम ऐसे करना है कि लोगों मिसकैरेज लगे, समझ आया? आर के को बात सुन रेखा जमीन से खड़े होते हुए कहा, बॉस मैं धंधा जरूर करती हूँ लेकिन लोगों का कत्ल नहीं, मेरे से ये सब काम नहीं होगा। आर के ने कहा, ये करके तुम किसी को खत्म नहीं बल्कि बचा रही हो रेखा। जिसके बच्चे को तुम्हें मारना है वो मेरी बेटी है, उसकी इस वक्त ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो बच्चे पाल सके, समझ आया तुम्हें? रेखा अपने सामने खड़े मास्क वाले इंसान की बात सुन हैरान और परेशान थी। उसके सामने खड़ा आदमी सच में एक साइको था। रेखा आर के को देखते हुए कहा, साहिब कुछ भी हो पर मैं किसी के बच्चे को नहीं मारने वाली। आर के ने गुस्से से रेखा के गले को पकड़कर दबाते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है। यह मत भूल कि तेरी बहन की जिंदगी मेरे हाथों में बस एक बटन दबाने की देर है। रेखा की आंखों में आंसू था। मुंबई अपार्टमेंट। कियारा को जब होश आया तो खुद को अनजान जगह देखकर थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन जब वह बेड पर उठकर बैठी तो सामने मनन को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स हुई। वह जैसे ही बेड से उठने को हुई तो एहसास हुआ कि उसके हाथों में ड्रिप लगी है। मनन जो किसी फाइल को रीड कर रहा था, आहट महसूस करते हुए अपनी नज़र उठाकर देखा तो कियारा को बेड से उठते देखकर जल्दी से फाइल को सोफे पर रखते हुए कियारा के पास आकर कियारा से कहा, क्या कर रही हो जाना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें फेवर है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा, इसलिए आराम करो। कियारा ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। मनन कियारा को देख मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लाता हूँ। इतन आ कहकर मनन वहां से चला गया। कियारा बैकग्राउंड से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस अपार्टमेंट में एक अलग ही सुकून मिल रहा था, एक ऐसा सुकून जो उसे आलीशान राजपूत विला में नहीं मिल रहा था। बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी कि तभी उसके सामने मनन प्लेट रखते हुए कहा, खा लो जाना। कियारा ने अपनी आंखें खोली तो मनन को देखकर पहली बार उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मनन के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। मनन ने इस वक्त वाइट कलर की शर्ट पहनी थी जो बहुत ही पतली सी थी, जिससे उसके बाइसेप्स और सिक्स पैक्स दिख रहे थे। उसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए भी थे।
वो इस वक्त हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। मनन जैसे ही कियारा को देखा दोनों की नजरें मिली। कियारा ने जल्दी से अपनी नजरों को फिरते हुए प्लेट से बाइट उठने लगी, लेकिन हाथों में ड्रिप लगने की वजह से उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। कियारा की आह सुन मनन कियारा को रोकते हुए कहा, मैं खिला देता हूँ। इतना कहकर वह कियारा के सामने बेड पर बैठते हुए प्लेट को अपनी गोद में लेते हुए कियारा को खाना खिलाने लगा। कियारा खामोशी से उसके हाथों से खाने लगी। जो दिन उसके लिए दर्द तकलीफ की वजह बनते थे, आज उसी दिन उसे एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मनन कियारा को खाना खिलाते हुए कियारा से कहा, एक बात पूछूं जाना, बताओगे मुझे? पता नहीं क्यों लेकिन मनन का इस तरह उसे रिस्पेक्ट देना कि उसे अच्छा लग रहा था। कियारा ने अपनी नज़रें नीचे किए हुए मनन से कहा, आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं लड़कों से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? मैं आपके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हूँ? आप यही सोच रहा है ना प्रोफेसर की आपको स्टूडेंट के साथ साथ यूनिवर्सिटी की मैडम भी लाइक है, लेकिन मैं क्यों नहीं? आप ये भी सोच रहे होंगे कि आप गुड लुकिंग है, हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, कोई भी लड़की आपसे आसानी से इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन मैं क्यों नहीं? मैंने आज तक ये बातें किसी से नहीं कही, क्योंकि आज तक मुझे कभी किसी लड़के से ऐसी फीलिंग नहीं आई। आप मुझे बाकी के लड़कों से अलग लग रहे हैं, क्योंकि एक बेहोश लड़की को अपने घर लाना, उसका ट्रीटमेंट कराना, ये काम बहुत कम लोग करते हैं। अगर शायद आपकी जगह कोई दूसरा होता है तो वह मेरा फ़ायदा उठाता, मेरा एमएमएस बनाता, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सच में अपने स्टूडेंट की काफ़ी केयर करते हैं और रिस्पेक्ट भी। मुझे आपकी यह पर्सनैलिटी अच्छी लगी है प्रोफेसर, लेकिन सॉरी, मैं आपके साथ क्या किसी के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती। मेरे लिए रिलेशन को लेकर कोई भी अच्छी यादें नहीं है। आपको पता है, मेरे मॉम डैड ने लव मैरिज की थी, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ साल बाद डैड का मॉम से इंटरेस्ट खत्म होने लगा। वह ज़्यादातर बाहर रहने लगे थे। मॉम उस बड़े से घर में अकेली रह गई थी। मॉम को कोई समझने वाला नहीं था। मॉम अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक बच्चा चाहती थी। इसमें भी मेरे डैड ने शर्त रख दी। मेरे डैड को बेटा चाहिए था। उनको लगता था कि उनका बेटा ही उनके वंश को आगे बढ़ा सकता है, उनका बिजनेस संभाल सकता है। बेटियां कुछ नहीं कर सकती। लेकिन डैड ये भूल गए थे कि औरत अपने पेट में बच्चा खुद नहीं बनाती, जो अपनी मर्जी से बेटा बेटी बनाएंगी। वक्त गुजरने लगा था। डैड दोबारा से मॉम के करीब आने लगे थे। मॉम की केयर करना, उनसे प्यार करना। डैड फिर से पहले जैसे हो रहे थे। मॉम को लगा कि उनका आने वाला बच्चा उनकी जिंदगी में खुशियां भर देगा, लेकिन उनकी बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने एक बेटा नहीं बल्कि बेटी को जन्म दिया। डैडी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उन्होंने कुछ पल पहले पैदा हुई बच्ची को अपने गोद में लेने से इनकार कर दिया। वो उस बच्ची को और अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए और दोबारा पलटकर कभी नहीं देखा। मॉम जब घर पर वापस आए तो वह मॉम को मारने पीटने लगे थे। वो मॉम के साथ किसी जानवर की तरह पेश आते थे, लेकिन इन सब के बावजूद मेरी मॉम ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। वो हर दर्द बर्दाश्त करते हुए मुझे सुकून की जिंदगी देती रही। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और 5 साल की हो गई। मैं जब बाकी पेरेंट्स को देखती और अपने पेरेंट्स को देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। आपको पता प्रोफेसर, उस 5 साल की बच्चे के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर उसके मॉम डैड एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से इतना क्यों लड़ते हैं, उसके डैड उसकी मॉम को क्यों मारते हैं। उस 5 साल के बच्ची के पास सवाल बहुत थे, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस 5 साल की बच्ची ने अपना जवाब सबसे मांगा, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। देता भी कौन, क्योंकि सभी जानते थे वह गलत है। मेरे डैड दूसरों औरतों के साथ सोने लगे, उनके साथ वक्त बिताने लगे। मॉम पूरी रात रोती रहती थी।
वह 5 साल की बच्ची अपनी माँ को इस तरह देखकर बहुत तड़पती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि अपनी माँ के लिए वह ऐसा क्या करे कि उसके डैड उसकी मॉम से प्यार करने लगे। उस 5 की बच्ची ने एक दिन ये सुना कि उसके डैड वह नहीं बल्कि बेटा चाहिए था। उसकी मॉम की जो हालत वो उसकी वजह से है। वह 5 साल की बच्ची अपनी उम्र से बड़ी हो गई। खुद को लड़का बनाने की कोशिश करने लगी। जब वह 7 साल की हुई तो उसे लगा नहीं था कि उसकी जिंदगी उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर देगी। वह 7 साल की बच्ची के डैड एक दिन काफी नशे में घर आए और बिना गलती के अपनी वाइफ को मारने लगे। वह 7 साल की बच्ची अपने डैड को रोकने लगी तो उस बेरहम डैड ने उस बच्ची को भी मारा। अपनी फूल जैसे बच्ची को मार खाते देख उसकी मॉम उसे बचाने लगी। डैड ने गुस्से से मामा को धक्का दे दिया और मॉम सीढ़ियों से गिर गई। उनके सिर से खून बहुत तेजी से बहने लगा। उस बेरहम बाप जो नशे में धुत था वह वही बेहोश हो गया। वह 7 साल की बच्ची गाड़ी चला नहीं सकती थी, इसलिए मेरी मॉम उसी तरह तड़प तड़प कर मारने लगी। इसके बावजूद पता है मेरी मॉम ने अपनी 7 साल बेटी से क्या कहा था? गुड़िया, अपने डैड से कभी नफरत ना करना। हमेशा उनका ख्याल रखना, हमेशा उनके साथ रहना। उसे दिन से आज तक मुझे प्यार से नफरत हो गई। मर्दों से नफरत हो गई, लड़कों से नफरत हो गई और खुद के पैदा होने से भी नफरत हो गई, क्योंकि मेरे दुनिया में आने से मेरी अपनी माँ की सारी खुशियाँ छीन गई। इसलिए मैं प्यार नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं वह सब दोबारा फेस नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ प्रोफेसर मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैडम नूर आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप उन्हें समझे, उनके प्यार को समझे, आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा। मनन ने प्लेट को साइड में रख एक झटके से कियारा को अपने सीने में भींच लिया। उसकी जाना के अंदर इतना दर्द भरा होगा उसने कभी सोचा नहीं था। कियारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी और वह सहारा मनन बना था। वक्त गुजरने लगा था। काव्यांश और कांची के बीच सब कुछ ठीक हो रहा था। रेखा उदयपुर आ गई थी। वह शनेल पैलेस में आने की 1000 कोशिश कर रही थी, लेकिन वह चाहकर भी शनेल प्लेस में जा नहीं पा रही थी। रेखा कांची के बच्चों को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वह मजबूर थी, क्योंकि वह अपनी बहन को खोना नहीं चाहती है। वह अपनी बहन को बचाने के लिए कांची के बच्चे को करने के लिए तैयार हो चुकी थी। शनेल पैलेस। मेजर राम और निधि कांची का बहुत ख्याल रखते थे। शौर्य भी कांची को हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता था। कांची 7वां महीना स्टार्ट हो चुका था। शनेल पैलेस की सिक्योरिटी डबल कर दी गई थी। वो सभी जानते थे कि छोटी ही उनके दुश्मन कांची को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रेखा की नाकामयाबी की वजह से आर के गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वह जानता था कि अगर कांची के बच्चे पैदा हुए तो वो कांची को खो देगा। वह अपने प्यार की आखिरी निशानी को खोना नहीं चाहता था। वो किसी कीमत पर कांची को जिंदा रखना चाहता था। आखिर कांची के लिए तो उसने कांची के दुश्मनों से टक्कर ली, उन्हें बर्बाद किया, तो वह कांची को कैसे मरने दे सकता था? इन बीते कुछ महीनों में काव्यांश ने कुछ ऐसा किया था जिसे आने वाली जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। शनेल पैलेस। कांची जब सोकर उठी तो काव्यांश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। कांची खुद को संभालते हुए उठकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठते हुए काव्यांश को देखने लगी। काव्यांश कांची को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जानम। कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग जान। आज आप इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं, कोई मीटिंग है क्या? काव्यांश ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ जानम, आज एक क्लाइंट से मिलना है, क्योंकि आज उसकी आफ्टरनून में फ्लाइट है। इतना कहकर काव्यांश कांची के करीब आकर कांची के फोरहेड पर अपनी लब रख दिए। कांची ने आंखें बंद कर ली। वह काव्यांश के टच को महसूस करने लगी। इन बीते कुछ महीनों में काव्यांश का डेली का यही रूटीन बन चुका था।
वह सुबह उठते ही कांची के फोरहेड पर किस करता था। काव्यांश काशी के कर। बड़ी ईबा बैठते हुए कांची के टमी को हग करते हुए का गुड मॉर्निंग बेबीज इतना कहकर उसने अपने होंठ कांची के टमी पर रख दिए। काव्यांश इन कुछ महीनों में अपना गुस्सा कहीं भूल सा गया था। वह सिर्फ कांची को हर वक्त प्यार करता था। काव्यांश के प्यार से कांची भी पिघलने लगी थी। वह काव्यांश को अब खुद के करीब आने से नहीं रोकती थी। कांची ने अपने हाथ को काव्यांश के बालों पर रख दिया। काव्यांश कांची के हाथ को पकड़कर कांची के हाथों पर किस करते हुए कहा, अब उठो भी जाओ जानम, क्योंकि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट कराकर ही ऑफिस जाऊंगा। कांची ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझे ऑफिस नहीं लेकर जाएंगे। काव्यांश कांची के चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए कहा, नहीं अब तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में ज्यादा से ज्यादा आराम करोगी और कोई काम नहीं करना है, समझ आया जानम। कांची छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, ये तो गलत है ना काव्यांश। काव्यांश कांची के गाल को किसी छोटे बच्चे की तरह खींचते हुए कहा, जानम ये गलत नहीं है, सही है। और मैं देख रहा हूँ जब से आप माँ बनी है खुद भी बच्चे बन गई है, अगर आप ऐसे ही करती रही तो हमारे बच्चे को कैसे संभालेंगी। कांची अपने गाल को सहलाते हुए कहा, नहीं किया करे ना काव्यांश, दर्द होता है। कास्वया श मुस्कुराने लगा तो उसके डिंपल खिल उठे। कांची काव्यांश के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं क्यों संभालूंगी, आप हैं ना, आप संभालेंगे। काव्यांश अपनी आंखें छोटी कर कांची को घूरने लगा। कांची झुककर काव्यांश के गालों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अब मुझे इन नीली आंखों से डर नहीं लगता। इतना कहकर उसने काव्यांश से कहा, अच्छा हटे, मुझे फ्रेश होना है। काव्यांश कांची के ऊपर से हटते हुए कहा, पहले भी कहाँ लगता था जो अब लगेगा। कांची शावर लेकर रेड फ्रॉक पहने बाहर आई। उसके बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। वह जब बाहर आई तो काव्यांश को आईने के सामने खड़ा पाया। काव्यांश को आईने के सामने देखकर कांची ने चीरते हुए कहा, बस भी कर दे। कितना तैयार होंगे, आप तो ऐसे तैयार होते हैं जैसे बारात लेकर जानी होती है। वैसे इतना तैयार होकर क्यों जाते हैं, आखिर ऑफिस में लैपटॉप के सामने ही तो बैठना होता है। अपनी जानम की बातें सुन काव्यांश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब वो पीछे पलटा है तो कांची को देखकर देखता रह गया। उसकी होठ की बीच मिस हुई, उसका गला सूख गया। उसकी जानम बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी लाल गुलाब खिला है, ऊपर से उसके चेहरे पर टपकता पानी उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। कांची में बीते कुछ महीनों में गोल मटोल सी हो गई थी और प्रेगनेंसी की वजह से उसका चेहरा और भी ज्यादा ग्लो करने लगा था। कांची चलते हुए आने के सामने आकर खड़ी हो गई। कांची ने खुद को आईने में देखा तो मुंह फूलते हुए कहा, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। काव्यांश पीछे से कांची को अपनी बाहों में भरते हुए कांची के शोल्डर पर अपनी चीन को रखते हुए अपने हाथों को कांची के पेट पर रख हुए खुद को और कांची को आईने में देखते हुए कहा, किसने कहा कि मेरी जन मोटी हो गई है। मेरी जाना मोटी नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत हो गई है। एक बात बताओ जाना, इतनी खूबसूरत क्यों दिखती हो, ये दिल धड़कन ही भूल जाता है। कांची आईने में काव्यांश को देखते हुए कहा, आप फिर से शुरू हो गए। काव्यांश कांची के गालों पर किस करते हुए कहा, मैं खत्म कब हुआ था जो शुरू होऊंगा। जानम ऐसे तैयार मत होया करो, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं करता है। कांची खिलखिलाकर हंसने लगी। कांची को हंसते देखकर काव्यांश कांची को और कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारी ये हंसी ही तो मेरा सुकून है जानम। एक बात पूछूं जानम, जब हमारे बच्चे आ जाएंगे तो तुम मुझे उतना ही टाइम दोगी ना जितना देती हो। कांची काव्यांश को आईने में घूरते हुए कहा, अगर मैं पूरा टाइम आपको दूंगी तो अपने बच्चे को क्या दूंगी। आप भी कैसा सवाल करते हैं काव्यांश। काव्यांश ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तो गलत है ना, तुम मेरा टाइम हमारे बच्चे को कैसे दे सकती हो। कांची काव्यांश की तरफ पलटकर काव्यांश की आंखों में मोहब्बत से देखते हुए कहा, मैं आपका टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं उनका टाइम उन्हें दूंगी।
आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका रोमांस खत्म हो गया हो तो मैं तैयार हो जाऊं। काव्यांश कांची की लंबी लंबी पलकों को बार बार झपकते देखकर कहा, इतना क्यों तड़पा रही है जान? अभी कम तड़प है जो तैयार होकर और तड़पाना चाहती हो। वैसे भी तुम्हें तो घर में ही रहना है ना जानम, तो तैयार क्यों हो रही हो? कांची अपनी बाहों को काव्यांश के गले में लपेटते हुए कहा, मैं इसलिए तैयार होती हूँ ताकि कोई मुझे पसंद कर ले। काव्यांश के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी भावें तन गई। उसने गुस्से से कांची को अपने और करीब करते हुए कहा, अगर तुम्हारी तरफ किसी ने नजर उठाकर देखा, ये फिर तुमने किसी की तरफ नजर उठाकर देखा तो तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगा, समझी जानम। कांची ने हंसते हुए काव्यांश के माथे पर आई सिकन को अपनी उंगलियों से सही करते हुए कहा, उफ, आपका यह ऑब्सेशन मेरी जान ले लेगा। काव्यांश कांची के नर्म गुलाबी लबों को देखते हुए कहा, और आपकी यह खूबसूरती एक दिन हमारी जान ले लेगी। इतना कहकर काव्यांश कांची के होठों पर अपने होंठ रख अपने प्यार का एहसास कांची को कराने लगा। कांची भी अपनी आंखें बंद कर काव्यांश के प्यार को महसूस करने लगी। काव्यांश कांची के होठों से हटकर उसके दोनों गालों पर बारी बारी किसकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, अपना और बेबी जी का ख्याल रखना, ओके जानम। इतना कहकर काव्यांश जाने को हुआ तो कांची काव्यांश की कॉलर को पकड़कर काव्यांश को अपने करीब खींचकर काव्यांश से कहा, मुझे कुछ पूछना है आपसे। आज पहली बार कांची काव्यांश से कुछ पूछते हुए हिचकिचा रही थी। काव्यांश कांची के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कांची की आंखों में देखते हुए कहा, काव्यांश की जान, आपको अपने काव्यांश से कुछ पूछने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। आपका हम पर हमसे ज्यादा हक है। आपको मुझसे जो पूछना है आप हमसे पूछ सकती है। कांची काव्यांश के चेहरे को देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ काव्यांश, हमारे रिश्ते की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई थी। आपने मेरे साथ गलत किया, मैंने भी आपके साथ गलत किया। हमने एक दूसरे को दर्द देने में कोई कमी नहीं की। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं आपको अपना हस्बैंड मानूंगी, आपको इतने करीब आने दूंगी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। हमारी जिंदगियां बदल गई, आप भी बदल गए। लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान करती है और वो ये कि क्या सच में आप उस नाचने वाली से शादी करेंगे? काव्यांश के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया। उसके चेहरे पर जो कुछ वक्त पहले प्यार मोहब्बत जैसे एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल गायब हो चुके थे। काव्यांश ने कांची की आंखों में आंखें डालते हुए शरद आवाज में कहा, पहली बात जानम, उसे नाचने वाली कहना बंद करो। उसका एक नाम है रेखा। वक्त आने पर तुम्हें इसका जवाब भी मिल जाएगा। मैं अभी इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं भी जानता हूँ हमारे बीच जिस तरह से रिश्ता शुरू हुआ था, मुझे भी नहीं लगा था कि हम इतनी दूर तक का सफ़र तय कर पाएंगे, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरी सनक काम नहीं हुई है, बस मैं अपनी सनक को कंट्रोल करना सीख गया हूँ। लेकिन आज भी मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तुम्हारी जिंदगी में एक अलग जगह है, बाकी लोगों की एक अलग जगह होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मुझे तुम्हें दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानम, हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए चलना चाहिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर काव्यांश रूम से बाहर चला गया। कांची काव्यांश को जाते देखती रह गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, उसका दिल बेचैन था। उसे ऐसा लग रहा जैसे फिर उसकी जिंदगी बदलने वाली है। शनेल पैलेस। शाम का वक्त। कांची गार्डन में बैठी अपने पेट पर हाथ रख अपने बच्चों से बात कर रही थी। कांची ने अपने पेट को हग करते हुए कहा, आपको पता है पूछी, आपकी मामा की लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लड़ती रही और आज वह आपके साथ बैठी है। एक राज की बात बताए, आपकी मम्मा बहुत शरारती भी थी। आपकी मामा की मामा यानी आपकी नानी आपकी मम्मा से तंग आ जाती थी।
वो हमेशा मुझसे कहती थी जब मुझे बेबी होगा ना तब मुझे एहसास होगा कि मैं कितनी शरारती हूँ। मेरा बेबी मुझे परेशान करेगा ना तो मुझे एहसास होगा कि मैं उन्हें कितना परेशान करती हूँ। आपको पता है आपकी नानी बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत भी थी। इतनी खूबसूरत थी कि कॉलेज में एक लड़का आपकी नानी को बहुत पसंद करता था और आपकी नानी से लिमिटलेस लव भी करता था। लेकिन मामा को आपके नानू पसंद आ गए। उन्होंने नानू से शादी कर ली और उस लड़के का प्यार अधूरा रह गया। वन साइडेड लव, ऐसा आपकी नानी मुझे बताती थी। वो उस लड़के को अपना अच्छा दोस्त मानती थी और वो लड़का भी आपकी नानी की रिस्पेक्ट करता था। उस लड़के का वन साइडेड लव था, लेकिन उसके लव में लव से ज्यादा रिस्पेक्ट थी। मैंने आपके नानू नानी से कई बार पूछा कि उनकी फैमिली कहाँ है, दादू दादी कहाँ है, लेकिन आपके नानू कभी बताया ही नहीं। आपको पता है कुची पूची आपकी थोड़ी बहुत किस्मत बिल्कुल आपकी मम्मा की तरह है। बस आपको मेरी तरह लाइफ से लड़ना ना पड़े। जिस तरह मैंने कभी अपने दादू दादी को नहीं देखा आप भी कभी अपने दादू दादी को नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपके पापा, आपके नानू, आपकी भी नानी अमृता और चाचू चाचा आपको बहुत प्यार करेंगे। आपको कभी अकेला नहीं करेंगे। आपको पता है कुची पूची आपकी मम्मा आप दोनों के बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं आप दोनों को अपनी बाहों में महसूस करना चाहती हूँ। आपको पता है आप दोनों जब एक दूसरे से फाइट करते हो और मम्मा को किक करते हो ना तो मम्मा को बहुत अच्छा लगता है, मम्मा को गुदगुदी होती है। आप लोगों को इस तरह फाइट करते देखकर मम्मा का दिल करता है कि आपके साथ मिलकर फाइट करें। आप लोग जल्दी से आए ताकि आपकी मम्मा आपके साथ ढेर सारा खेल सके। आई लव यू माई कुची पूची। पीछे से मेजर राम ने आते हुए कहा, अगर आपका बच्चों से बात करना हो गया है तो ये फ्रूट्स खा ले लाडो। कांची ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में प्लेट लेकर उसमें से एप्पल को खाने लगी। निधि एक शॉल लाकर कांची के शोल्डर पर रखते हुए कहा, ठंड है बाहर, कुछ तो ख्याल करा करो मेरे कुची पूची का। अगर मासी की कुची पूची बीमार पड़ गए तो क्या करोगी तुम? कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कुची पूची बीमार नहीं पड़ेंगे क्योंकि मासी और मम्मा उन्हें बीमार पड़ने ही नहीं देंगी। कांची का एक हाथ अपने पेट पर था तो दूसरा हाथ से वह फ्रूट्स खा रही थी। तभी अमृता जी अपने हाथों में एक बाउल लिए कांची के पास आकर कहा, रसमलाई लड्डू खा लो, प्रेगनेंसी में लड्डू खाए जाते हैं, बेबी को ताकत मिलेगी। कांची ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाते हुए कहा, बस मामा अभी आधे घंटे पहले मैंने जूस पिया था और अब डैड मुझे फ्रूट्स खिला रहे हैं और अब आप ये लड्डू लेकर आई है। मैं खाते खाते थक गई हूँ, देखिए मैं कितनी गोल मटोल सी हो गई हूँ, अब नहीं खाना मुझे कुछ। कांची को बच्चों की तरह मुंह बनाते और बच्चों की तरह शिकायत करते देखकर निधि, अमृता जी, मेजर राम ये तीनों ही मुस्कुराने लगे। तभी पीछे से काव्यांश ने आते हुए पूछा, क्या नहीं खाना जानम? कांची ने मुंह में बड़बड़ाया, आ गए शैतान, इनका बस चले तो मुझे खिला खिला कर मोटा कर दे, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, मोटी तो मैं हो रही हूँ। कांची को खुद में बड़बड़ाते देखकर काव्यांश कांची के सामने चेयर पर बैठते हुए कांची से पूछा, जानम तुम कब से खुद से बात करने लगी? और आंटी तुम्हें इतने प्यार से लड्डू खिला रही हैं तो खा लो, हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। कांची अपनी आंखें छोटी कर काव्यांश को घूरते हुए कहा, इतनी ही बच्चों की फिक्र हो रही है तो खुद क्यों नहीं खा लेते ये लड्डू? अगर मैं माँ बन रही हूँ तो आप तो भी पापा बन रहे हैं। आप सब तो मुझे भैंस की तरह खिला रहे हैं। कोई 5 मिनट में जूस लाकर दे रहा है तो कोई आधे घंटे में फ्रूट लाकर दे रहा है तो कोई 15 मिनट में लड्डू लाकर दे रहा है। अरे मैं इंसान हूँ, कोई भैंस नहीं जो दिन भर मुंह चलाती रहूं। अब मुझे नहीं खाना, बस बहुत हुआ। काव्यांश अपने आईब्रो को उठाकर कांची को देखते हुए कहा,
ये बात भी तुमने सही की, आखिर मैं भी पापा भी बनने वाला हूँ, मेरे अंदर भी तो ताकत होनी चाहिए दो दो बच्चों को संभालने की। आंटी लाया दे, मैं खा लेता हूँ। अमृता जी मुस्कुराते हुए लड्डू को काव्यांश की तरफ कर दिया। काव्यांश लड्डू को उठाकर अपने मुंह में डालकर मजे से खाने लगा। काव्यांश लड्डू को खाकर हाथ को साफ करते हुए कांची से कहा, जानम तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। कांची खुशी से एक झटके से चेयर से खड़ी हो गई। वह भूल ही गई थी कि वह प्रेग्नेंट है। कांची के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आउच! कांची की चीख सुनते ही मेजर राम, अमृत जी, निधि और काव्यांश चारों ही कांची के पास आकर कांची के दोनों हाथों को पकड़ते हैं। छोटे हुए पूछा, तुम ठीक हो ना लाडो, तुम ठीक हो ना रसमलाई, जानम तुम ठीक हो ना, कांच तुम ठीक हो ना। एक साथ चारों का सवाल सुनकर कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी ना, इसलिए बच्चे ने किक कर दिया। वह चारों अपनी आंखें छोटी कर कांची को घूरने लगे। कांची ने चारों को देखते हुए अपने गालों को फूलते हुए दुनिया की सारी मासूमियत अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, सॉरी, वह मैं इतने महीनों से बाहर नहीं गई ना, इसलिए एक्साइटेड हो गई। मेजर राम ने अपनी बेटी से कहा, ऐसी लापरवाही नहीं करते लाडो, थोड़ा ध्यान से उठा करिए। अमृता जी ने कांची के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, रसमलाई, आपका 7वां महीना चल रहा है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है, आगे से ध्यान रखिएगा। काव्यांश तो बस कांची को घूरे जा रहा था। कांची काव्यांश की तरफ देखते हुए बार बार अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा, सॉरी ना, इस तरह घूरना बंद कीजिए वरना हमारे बच्चे आपकी तरह शैतान पैदा होंगे। कांची की बातें सुन तीनों हंसने लगे तो काव्यांश उसे और बुरा घूरने लगे। कांची काव्यांश को इग्नोर करते हुए मुस्कुराते हुए निधि से कहा, निधि चलो। कांची निधि का हाथ पकड़कर पैलेस के अंदर चली गई। मेंटल असाइलम। एक अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर बैठा अपनी उंगलियों से मिट्टी की जमीन को खुरेदते हुए अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें यही दफनाया था ना, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहकर वह आदमी किसी पागल की तरह अपने चेहरे पर अपने हाथ को फेरने लगे, अपने बालों को खींचने लगे। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि संजय माथुर थे। इन बीते कुछ महीनों में संजय माथुर का बिजनेस में लॉस होता चला गया। उनकी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, उनके सारे प्रोजेक्ट, सारी डील कैंसिल हो गई। धीरे धीरे अपना सब कुछ बर्बाद होते देख वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना दिमागी संतुलन खोने लगे। जिस अंपायर को बनाने में उन्होंने 6 साल लगा दिए थे, उनका वह अंपायर बस कुछ महीनों में रेत के महल की तरह ढहेल गया था। अचानक से सब कुछ बर्बाद होने से उनके दिमाग पर काफी असर हुआ। उन्हें अपने चारों तरफ कांची का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कशिश की रोती बिलखती चिल्लाती हुई आवाज उनके कान में गूंज रही थी। कांची के 1 महीने कैद में रखकर टॉर्चर करने की चीखें उनके कानों में उन्हें गूंजती हुई महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। डॉक्टर ने उन्हें कई बार शॉक दिया ताकि वह पहले की तरह ठीक हो जाए, लेकिन शॉक का कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी तरह से पागल हो गए। मीनल जी अपने हस्बैंड की यह हालत देखकर टूट सी चुकी थी, लेकिन आन्या ने उन्हें संभाल लिया था। शौर्य और मनन अपने डैड की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानते थे कि आज उनके डैड जिस हालत में है उनके जिम्मेदार वह खुद है। अगर वह ये सब नहीं करते तो शायद आज अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीते। शौर्य और मनन के पास अफसोस और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं था। मनन, आन्या और मीनल जी तीनों एक साथ उसे फ्लैट में रहते थे। कुछ महीने पहले जब आन्यप को लड़के वाले देखने आए थे तो एंड टाइम पर मनन ने आकर उन्हें मना कर दिया था। मनन के मना करने से लड़के वाले चले गए थे। मनन ने अपने डैड को वार्निंग दी थी कि जब तक आन्या 22 साल की नहीं होती तब तक उसकी शादी कहीं नहीं होगी।
संजय माथुर भी अपने बेटे की जिद और अपनी बेटी की जिद के सामने झुक गए थे। उसके बाद से बिजनेस के लॉस का सिलसिला शुरू हुआ, जिस वजह से वह आज यहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन कोई और था जो माथुर की बर्बादी का ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहा था। अपार्टमेंट। अपने वॉलपेपर पर लगी अपने प्यार की तस्वीर को देख रही थी। उसका प्यार वाकई बहुत बेरहम था। उस दिन के बाद उसके प्यार ने उसे पलटकर देखा तक नहीं था। ये भी नहीं जानना चाहा कि वो जिंदा है या मर गई। वो उस वॉलपेपर की तस्वीर को देख ही रही थी कि तभी एक मैसेज आया। अब तक मेरा इंतजार कर रही हो। उस मैसेज को पढ़ते ही अन्या की हार्टबीट तेज होती चली गई। अन्या की आंखों में आंसू था। एक आंसू टूटकर उसके गालों पर आ गए, तभी दूसरा मैसेज आया। मैं तुमसे चाहकर भी दूर नहीं रह पाया। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की। बहुत चाहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। गुजरते वक्त के साथ तुम्हारे लिए मेरा इश्क बढ़ता गया और आज मैं अपने दिल के हाथ मजबूत होकर तुम्हें ये मैसेज कर रहा हूँ। अगर आज भी तुम मेरा इंतजार कर रही हो या मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हारा वीकेंड का FA में तुम्हारा इंतजार कर है। शनैल पैलेस। शौर्य और निधि के बीच हुई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी। निधि ने जब शौर्य को बताया कि वो मुंबई छोड़कर उदयपुर क्यों आई थी, तो शौर्य ने निधि पर खूब गुस्सा किया। शौर्य ने निधि को बताया कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही वह उसके साथ टाइम पास कर रहा था। वो लड़की उसके फ्रेंड की वाइफ थी जो काफी नशे में पुलिस स्टेशन में थी, जिसे वह छुड़ाकर घर छोड़ने जा रहा था और उसकी तरफ इसलिए झुका था क्योंकि उसका फोन सीट पर था। इसलिए वह झुककर सिर्फ अपने फोन को उठा रहा था, ना कि उसे लड़की को किस कर रहा था। और उसका फ्रेंड किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया था, इसलिए उसे मजबूरन उसकी वाइफ की हेल्प करनी पड़ी थी। शौर्य की पूरी बात सुनने के बाद निधि को अपने बिहेवियर पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसने खुद को कोसा कि काश वह एक बार शौर्य से बात कर लेती तो बात यहाँ तक नहीं आती। शौर्य इस बात के लिए उससे 1 महीने तक नाराज रहा। शौर्य का कहना था कि रिश्ते में अगर यकीन ना हो तो रिश्ते आगे नहीं बढ़ते। निधि शौर्य को 1 महीने तक मनाती रही, लेकिन शौर्य मानने को तैयार ही नहीं था। इसी बीच वह मुंबई भी चला गया था। मुंबई से आने के बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आजकल वह अपने बिजनेस में ही बहुत बिजी रहता था, जिससे उसकी निधि से बहुत कम ही बात होती थी। पार्क। कांची और काव्यांश लॉन्ग ड्राइव घूमने के काव्यांश कांची को एक पार्क में लेकर आया था। उस पार्क में बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट्स हुए थे। काव्यांश कांची का हाथ पकड़े हुए पार्क में आया तो कांची पार्क की अरेंजमेंट्स देख खुश हो गई। चारों तरफ कार्टन लगे थे जो हवाओं के साथ लहरा रहे थे। कांची ने इस वक्त नेवी ब्लू गाउन पहना था जिसमें वह बहुत ही प्रिटी लग रही थी। काव्यांश कांची का हाथ पकड़े हुए गार्डन में लगे टेबल और चेयर के पास आकर कांची को चेयर पर आराम से बैठाते हुए खुद कांची के सामने चेयर पर बैठ गया। काव्यांश ने कांची से कहा, जानम पहले कुछ खा लो, तुमने शाम से कुछ खाया नहीं है। कांची ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे दलिया वालिया नहीं खाना, कुछ अलग खाना है। काव्यांश आज खाने दो, आज तो हम बाहर आए हैं प्लीज। इतना कहकर कांची बार बार अपनी पलकें झपकाने लगी। काव्यांश ने जब कांची को देखा तो उसकी जानम बहुत मासूम लग रही थी। कांची खुशी देख काव्यांश के चेहरे पर एक पल के लिए डर और परेशानी की लकीरें उभरी। वह जल्दी ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर कांची से कहा, जानम पहले डिनर देखो तो सही। कांची में जल्दी से ढक्कन हटाया तो पास्ता, राइस, नूडल, मीठे में चॉकलेट आइसक्रीम थी। इतनी दिन बाद अपना फेवरेट खाना देख कांची खुश हो गई। वह जल्दी जल्दी से अपने प्लेट में निकालकर पास्ता के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी। काव्यांश हैरानी से अपनी जानम को देख रहा था। कांची ऐसे खा रही थी जैसे दुनिया में उससे अच्छी चीज कोई नहीं है। दोनों ने साथ में डिनर किया। काव्यांश ने कांची के पास आकर कांची से पूछा, विल यू डांस विथ मी?
कांची ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को काव्यांश के हाथ पर रखते हुए कहा, यस। काव्यांश कांची के हाथ को पकड़कर कांची को चेयर से उठाया और उसकी कमर में हाथ डालकर कांची के साथ स्मूथली डांस करने लगा। बैकग्राउंड में ये सॉन्ग चल रहा था। तू मिली सब मिला, और क्या मांगू मैं, तू मेरी मैं तेरा, ये दुआ मांगू मैं। काव्यांश कांची धीरे धीरे घुमाते हुए कांची बैक को अपनी चेस्ट से लगाते हुए अपने और कांची के हाथों को कांची के हाथों पर गाने की रिदम पर धीरे धीरे डांस करते हुए अपने चीन को कांची के शोल्डर पर रख दिया। काव्यांश कांची या लोब को हल्के से अपने लबों से टच करते हुए कहा, जानम एक बात पूछूं। कांची अपने सिर को पीछे काव्यांश के सीने पर रख अपनी आंखें बंद कर काव्यांश से कहा, आप कब से फॉर्मेलिटी करने लगे काव्यांश? काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, जानम अगर आगे कभी तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे कुछ छिपाया, ये झूठ बोला है, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? कांची उसी तरह काव्यांश के साथ डांस करते हुए कहा, काव्यांश वह बातों पर डिपेंड करता है कि माफ करने लायक है कि नहीं, लेकिन आपको सच बताऊं, मैं अब एक और झूठ और एक और धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर आपने कभी मुझे दिखा दिया या मुझसे झूठ कहा तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे अंदर माफ करने की ताकत नहीं है। काव्यांश एक झटके से कांची को अपनी तरफ पलटकर कांची के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत, वरना टांगे तोड़ दूंगा। कांची काव्यांश को घूरने लगी तो काव्यांश ने कांची से कहा, घूरना बंद करो, मैं नहीं डरता तुमसे। कांची ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है शैतान एंजल से नहीं डरते। काव्यांश कांची को घूरते हुए अपने सीने से लगा लिया। दो लाल आंखें उन्हें कब से घूर रही थी। उसने गुलाब को अपने हाथों पकड़कर मसल दिया, जिससे उसके हाथों से खून टप टप कर जमीन पर गिरने लगा। वक्त फिर से अपनी रफ्तार पकड़कर गुजरने लगा। एक और महीना गुजर गया। इन एक महीने में कांची और काव्यांश और भी करीब आ गए। कांची का 8वां महीना चल रहा था। ट्विन होने की वजह से कांची के बेबी बम्प काफी निकले थे, जिसे उठने और बैठने में काफी तकलीफ होती थी। काव्यांश कांची को जूस पिलाते हुए कहा, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कांची जूस पीते पीते खांसने लगी। काव्यांश जूस को टेबल पर रखकर कांची की बैक को सहलाते हुए कहा, आराम से जानम, क्या कर रही हो? कांची ने शांत होते ही पूछा, आप ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे? किस खुशी में? काव्यांश को घूरते हुए कहा, बड़ी अजीब बीवी हो। बाकी बीवियां प्रेगनेंसी के टाइम अपने हस्बैंड से शिकायत करती है कि वो ऑफिस जाते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते, उनके साथ 24 आवर नहीं रहते, और एक तुम हो जानम, मेरे ऑफिस न जाने पर खुश होने के बजाय मुझसे सवाल कर रही है। ओ, कांची काव्यांश के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, काव्यांश आप भी बाकी हस्बैंड की तरह सीधे साधे नहीं है, आप एक हेटला हस्बैंड है, समझे आप? इतना कहकर कांची जूस उठाकर पीने लगी। काव्यांश कुछ कहता उससे पहले मेजर राम ने आते हुए पूछा, कैसी है हमारी लाडो? कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ डैड। शौर्य रूम से फाइल लिए कांची के पास आकर कांची से पूछा, कैसी हो स्वीट हार्ट? काव्यांश शौर्य को घूरने लग तो शौर्य अपना शोल्डर उछलाते हुए सिंगल सोफे पर बैठ गया। निधि कुछ ही देर में उसकी कॉफी लाकर उसे दिया तो उसने बिना निधि को देखे कॉफी को लेकर सिप लेने लगा। अमृता जी चेयर की ट्रे लिए हुए लिविंग एरिया में आकर ट्रे को टेबल पर रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ने मुस्कुराकर उन्हें विश किया तो ट्रे से चाय का कप लेकर सोफे पर बैठते हुए कहा, आप सभी इतने शांत क्यों बैठे हैं? क्या आप भूल गए हैं शाम को क्या है? इतना कहकर अमृता जी निधि और शौर्य को देखते हुए कहा, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों की अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और बच्चे की प्लानिंग करो। शौर्य जो कॉफी पी रहा था उसके मुंह से सारी कॉफी बाहर आ गई। सभी शॉक्ड हो गए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।